आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है अगर एफआईआर दर्ज करा देता है तो क्या आप सरकारी नौकरी जो है नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आपके ऊपर जो है कोई धारा लगा दिया गया, जो आपको नोटिस आ गया, मान लेते 107 का ही नोटिस आ गया, तो अब आपको सरकारी नौकरी नहीं होने वाला है क्या आपके ऊपर अगर केस हो जाता है तो। देखें, अगर कोई भी धारा आपको लगाया जाता है तो देखें कोई भी केस जो है ना, तो अब उसमें जो है यानी उस अपराध का भी एक तरह से टाइप है कि आप जो अपराध किए हैं वो कैसा अपराध है। तो अपराध को अगर बात करें तो दो प्रकार में बांटा गया है। एक हो जाता है यहाँ पर संज्ञेय अपराध, ठीक है, और ये दूसरा हो जाता है असंज्ञेय अपराध। अब इसमें और इसमें जो है यहाँ पर अगर अंतर की बात करेंगे तो सबसे पहली जो बात है ये कि एक जो अपराध है इसमें जमानत आपको मिल जाएगा, ठीक है। मान लेते जो ये है इसमें, ठीक है, मान लेते जो ये है इसमें आपको जमानत जो है वो मिल गया, यानी आपको जेल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा जो ऐसा अपराध है कि जिसमें जो है आपको जमानत भी नहीं मिल सकता है और साथ में जो है आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये जो अपराध है आपके ऊपर अगर 107 का मामला जो है वो लगाया गया, धारा 107 लगाया गया है, ठीक है, तो इसका जो एक तरह से अगर साफ साफ शब्दों में ये कहे कि जो है आप मान लेते हैं किसी दो व्यक्ति के बीच में विवाद हो, आप क्या कर रहे हैं, आप जाके उकसा रहे हैं वहां पर, ठीक है, उकसाना वो ये हो गया। तो उकसा अगर रहे हैं तो, या मान लेते हैं कोई कार्य कर रहा है आप उसको रोक रहे हैं, अगर कोई कार्य कर रहा है आप उस पर हमला कर सकते हैं, ठीक है, हमला जो है ना आप कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा शिकायत किया गया, आप रोकते हैं, आप जो है गाली देते हैं, आप एक तरह से उकसा रहे हैं किसी को कार्य करने से, कोई भी काम करने से, तो ये सारा जो अगर मान लेते हैं आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति आरोप लगाएगा तो आपके ऊपर जो है वो धारा 107 का नोटिस जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है और संज्ञेय अपराध है, और इसमें आपको जमानत जो है वो मिल जाता है और आपको इससे अगर कोई भी सरकारी नौकरी है तो उससे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। हाँ, मामला अगर गंभीर होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। सवाल है कि धारा 107 जो है लगने से क्या सरकारी नौकरी में कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं। देखें, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर धारा 107 का प्रक्रिया चल रहा है तो वहाँ पर जो है आपको अपना एक वकील रख लेना चाहिए और अपना पक्ष जो लेना चाहिए और अपना पक्ष जो है वो रखना चाहिए कि आप जो है निर्दोष हैं, आपके ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं और सही नहीं है, झूठे आरोप लगाए गए आपके ऊपर। तो अगर मान लेते हैं आप किसी प्रकार का कोई भी जो है आपने कार्य नहीं किया है और तो आपके ऊपर अगर आरोप लगाए गए हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सवाल है कि सर जो है यहाँ पर सर 1965 का जमीन है, उसे दो व्यक्ति मिलकर एक जमीन लिया, उस जमीन में पहला व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो वह जमीन किसका होगा, पहले व्यक्ति का या जो है कोई वंश नहीं जो है यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का वंश है, उस जमीन को कोई और लेने का प्रयास कर रहा है, उसका फ्रॉड पेपर बनाकर लेने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में क्या करें। अगर देखें दो व्यक्ति जो है अगर 1965 का जमीन है और दो व्यक्ति मिलकर मान लेते हैं जमीन का, पहला जो व्यक्ति है उसका देहांत हो गया तो उस जमीन का जो है कोई भी वंश नहीं है तो इसका हक जो है इसका अपना भाई का पहला होगा, सीधी सी बात है। अगर वंश नहीं है, मान लेते पत्नी है तो पत्नी का हक होगा, मान लेते हैं पत्नी का हक पहला होगा, पहली हक तो पत्नी का होगा, पत्नी का हक जो है वो होगा। अगर पत्नी किसी को वो जमीन दे देती है तो वो जमीन चला जाएगा, पत्नी नहीं लेती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है और फिर दूसरा हक जो होगा भाई होगा और भाई के जो बेटे हैं उसका हक होगा। तो इसीलिए ये जो है आप अगर कोई भी उनका आपके साथ जो है ब्लड रिलेशन नहीं है तो सिर्फ आपके साथ लिया गया जमीन है तो आप उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है। अब कोई जाली तरीके से अगर मान लेते हैं फ्रॉड पेपर बनाकर अगर कोई कार्य कर रहा है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, आप उस पर जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
साथ में जो अनुमंडल जिला कलेक्टर के पास भी आवेदन देकर जो है शिकायत कर सकते हैं। और सवाल है सर, मेरे नाना की 5 बेटियां हैं और मेरे नाना के जाने के बाद मेरी मम्मी को सबसे कम हिस्सा दिया और जो है यहाँ पर दबाव डालकर 100 के स्टाम्प पर नोटरी पेपर पर सिग्नेचर करा लिया है कि इस बात को 18 साल हो गई। अब हम जो है बड़े हुए हैं और हम जो है बराबर का बंटवारा चाहते हैं। देखें, बराबर का बंटवारा चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखें, कोई भी व्यक्ति को जो है ना, अगर हिस्सा जो है वो कम प्राप्त हुआ है तो वो बराबर हक के लिए पार्टीशन सूट चाहे तो आप जो है सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि जो भी हक है, जो भी कानूनी हक होना चाहिए, वो अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हक का दावा कोर्ट में कर सकते हैं। सवाल है सर, मेरे दादा के जो है 3 पुत्र थे और मेरे पिता ही की डेट 2010 में जो हो गए। जमीन पर जो है आखिरी वसीयत कर दी है, जिसमें उन्होंने मेरे चाचा और मेरे बड़े पापा के नाम ही जो है डाला है। ठीक है, नेम ही डाला। मेरे पिता का जो है नेम नहीं है सर, अब इसमें मैं जो है क्या कर सकता हूँ? देखें, अगर एक तरह से आपके पिता का नाम नहीं है और 2000 मान लेते हैं जो भी है, 3 पुत्र हैं, जो वसीयत एक तरह से जो है अपनी आखिरी वसीयत जो कर दी है उन्होंने, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि दादा का जो जमीन है ना, जो दादा का जमीन है वो क्या, ये जमीन जो दादा का जमीन है ये जमीन पैतृक है या ये जमीन अर्जित है। अगर ये जमीन पैतृक है तो ये जो वसीयत हुआ ये मान्य नहीं है। अगर ये जमीन अर्जित है तो आप जो है ये वसीयत मान्य होगा और आप जो है संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि आखिरी वसीयत है और उसके बाद मान लेते हैं 2 ही बेटे का नाम दिया गया है, आपके चाचा जो और आपके बड़े पापा के नाम ही डाले हैं, पापा का नाम नहीं है, तो इसमें आप जो है ठीक है, एक चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है कि आपका नाम जो है छूट गया या फर्जी वसीयत है। बहुत तरह के जो है यहाँ पर प्रक्रिया किया जा सकता है और हो सकता है कि आप केस जीते भी। लेकिन जो अगर मान लेते हैं सब कुछ सही है, सारा दस्तावेज सही है और अर्जित संपत्ति का वसीयत किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति का नाम है, तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। और सवाल है कि हमारे परिवार वालों ने 24 बीघे जमीन बिना बंटवारा के बेची पूरी, अब हम हिस्सा कैसे लें? उसमें से हमारे पास जो है प्रूफ है वहां पर। अब देखें, अगर मान लेते हैं 24 बीघा जो जमीन है वो आपके परिवार वाले, मतलब क्या होता है कि जैसे जमीन ये पूरा जमीन है। अब इसमें 2 व्यक्ति का नाम जो है एक तरह से होना चाहिए, राजेश का भी होना चाहिए परिवार में, मनोज का होना चाहिए और एक तरह से सुबोध का होना चाहिए। तो ये सभी नाम जो है इस संपत्ति के हकदार हैं। लेकिन इसमें सुबोध क्या करता है कि सारी संपत्ति को बेच देता है, इसको बेच देता है। तो ये राजेश और मनोज जो है कभी भी ये जमीन का जो है शेयर कानूनी रूप से दावा पेश कर सकता है और अपना हक भी प्राप्त कर सकता है। यानी अगर कोई भी इसको खरीदने वाला क्रेता जो है वो खरीद भी लिया एक भाई से, तो ये जमीन जो है वो 3 टुकड़ों में, अगर भविष्य में भी अगर कोई भी व्यक्ति केस फाइल करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कि ये कोई भी व्यक्ति जो है पूरा प्लॉट तभी बेचने को एलिजिबल है जबकि ये पूरा प्लॉट जो है एक तरह से सुबोध के द्वारा बेचा जा रहा है, तो 2 भाई उस बात की गवाही दे रहे हैं। और सवाल है सर, 1914 तक अंग्रेजों जो द्वारा जो है सर्वे किया गया था, उसमें मेरे परदादा के नाम पर खतियान था, लगभग 10 एकड़ जमीन था। कोई कारणवश जो है 1-2 साल के अंतराल पे उनकी मृत्यु हो जो है चली गई और केवल दादाजी के जो है माँ बची। और मेरे दादाजी जब आज़ादी के बाद नया सर्वे हो रहा था तब मेरे दादाजी का जो है उम्र लगभग 14 से 15 साल ही था। सर्वे में वहाँ का जमींदार 5 एकड़ जमीन का कोई जो साधु को दान में दे दिया और एक गांव के एक ही परिवार के 3 भाइयों ने 3 एकड़ जमीन अपने नाम पर करवा लिया। रसीद तब से उनके नाम पर ही कट रहा है। अभी मेरे दादाजी के नाम पर 2 एकड़ पैतृक जमीन है। वो सब 8 एकड़ जमीन का जो है
केवल पुराना खतियान हम लोग के पास है, क्या ये जमीन हम लोग के नाम पर हो सकता है? देखें, अगर कोई भी व्यक्ति दान में अगर कोई भी जमीन दे दिया और दान पत्र जो है एक तरह से अगर वो लिखा गया है और दान पत्र अगर लिखाने के बाद फिर समस्या उत्पन्न हो गई, इसलिए कि वो भी एक संपत्ति को देना ही होता है और वो भी एक तरह से जो है समझ सकते हैं कि आपने किसी को दे दिया। पहले के ज़माने में इसको एक सिर्फ जो है सादा कागज पर लिखा जाता था, सादा कागज पर जो है दान पत्र लिखा जाता था, आप समझ सकते हैं पहले के ज़माने में। अब जो है एक तरह से अगर कोई भी दान पत्र जो है वो अब लिखा जाता है तो उसके लिए भी जो है अलग अलग प्रक्रिया होता। पहले लोग बहुत सारी ज़मीन सादा कागज पे ही लिख देते थे और उस पे जाके जो है नोटरी करवाते थे। बहुत लोग उसको रजिस्टर भी नहीं करवाते थे, लेकिन रजिस्टर जो है करवा लेना, रजिस्ट्रार के पास जो है सब रजिस्ट्रार के पास से सारा प्रक्रिया करवा लेना बेहद जरूरी होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको